ना डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ शरीर और चेहरे पे मुस्कान ही असल जीवन का सहारा है और इसको बनाए रखिए। और आज का जो विषय है भाई, गांव बुढ़ाना में आ रहे हैं और नारनौल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। और इसी गांव में एक नौजवान साथी है, क्रांतिकारी हैं, संदीप भारती जी, एडवोकेट संदीप भारती जी। परिचय के मोहताज नहीं है, आप रूबरू हो या ऐसी पर्सनैलिटी से, और उनसे कुछ मुद्दों पे लेकर बात आए हैं। और एक और बात बता दूं, सर के द्वारा क्रांतिकारी नौजवान मिशन चलाया गया है। पूछेंगे भी ये मिशन क्या कार्य करेगा, इस समाज को क्या अच्छी सेध देगा। तो करते हैं बात सर से। पहले जी तो हमारे चैनल पे जी सर आपका स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, क्रांतिकारी नौजवान मिशन क्या अच्छी सेध देगा जी समाज को? देखिए, आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिन मुद्दों को लेके, जिस विचारधारा को लेके देश आज़ाद हुआ था, वो विचारधारा परिवर्तन की विचारधारा थी। वरना खाने को रोटी तो 15 अगस्त 1947 से भी पहले खा रहे थे हम। उस समय भी चलो ऊपर अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन नीचे से ऊपर तक लोगों को वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का भी कुछ हद तक अधिकार मिल गया था। तो दैनिक जीवन में जो हो रहा था उस समय, उसमें आज में कोई बड़ा फर्क आया नहीं है। जो सपना जिसको लेके लाखों लोगों ने 7,63,000 की तो काउंटिंग है, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन होम किया था। भगत सिंह, नेताजी, कुछों को हम जानते हैं, बाकियों को हम जानते नहीं हैं, नाम भी उनके दफन हो गए हैं इतिहास के पन्नों में। तो उन क्रांतिकारियों का जो सपना था कि देश को हम एक जागरूक देश बनाएंगे, देश को हम आर्थिक और सामाजिक रूप से सबके लिए बराबरी का देश बनाएंगे, देश को हम हर प्रकार के अंधविश्वास से मुक्त देश बनाएंगे, देश को हम असली में विश्व गुरु बनाएंगे, एक कहने का ढकोसला नहीं, असली का विश्व गुरु बनाएंगे। तो उन शहीदों का जो सपना था, आज उसको तो ये आप समझ सकते हो, उस पर तो तनो राख गिर गई है, वो तो जिक्रे से बाहर हो गया है। क्रांतिकारी कहलाने का चाव थोड़े दिन हो अल्लाह करने का हर एक को है, लेकिन उस मकसद के लिए, मुद्दे के लिए, उस विचारधारा के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। तो हमारा ये क्रांतिकारी नौजवान मिशन बहुत लंबे समय से चला हुआ है। मैं छात्र जीवन से 2005-06 से हमने शहीदों को सपने के लिए, अपने नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी समझ थी। चूंकि हम किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है कि हम सारा कुछ घर से ही हमने सीख लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हमने समाज में रह के लड़के सीखी हैं। तो दोबारा से अपने इस क्रांतिकारी मिशन को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, और इसका सबसे सीधा और साफ उद्देश्य यही है, हम उस विचारधारा के ऊपर आज की नौजवान पीढ़ी को लाना चाहते हैं जो 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके गई। मतलब मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, सर का कहना है जो क्रांतिकारी नौजवान मिशन है, इसका मेन उद्देश्य होगा जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिस सोच के साथ उन्होंने देश आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया था, कहीं ना कहीं जो हमारे नौजवान साथी है उनको उसी लाइन पे लाना, कि जो हमारे मेन मुद्दे थे, जो हमारी क्रांतिकारी मुद्दे थे, उनसे अवगत कराना और उन पे काम करने के लिए जो संदीप सर ने जो मिशन चलाया है, नौजवान साथियों को उस पटरी पे लेके आना। सर ऐसे कुछ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक क्रांतिकारी शब्द से है ना, एक ये एक वो बन गया, स्टीरियोटाइप हो गया है कि बम पिस्तौल वाली बात करना, लड़ाई झगड़े करना। और व्यक्तिगत तौर पे हमारे से काम भी ऐसे हुए, झगड़े फसाद आंदोलन इस तरह के हुए कि एक ठप्पा सा लग गया कि भी क्रांति का तो मतलब ही कोई दंगा फसाद होता है। मतलब बंदूक जेड़ी लेकर चढ़ गए या कलम की बातें नहीं रही। हाँ, क्रांतिकारी हाँ। तो कलम पे भी हो सके। अब जो हमने जो देखा, अनुभव किया है ना, हम भी 15 अगस्त 1947 की मानसिकता में ही जीते रहे। क्रांति से हमारा भी जो मुख्य वो था कि सरकार से टकरा जाना ही क्रांति है। क्योंकि भगत सिंह और की हमने कहानियां पढ़ी, उनसे हमने सीखा, हम यही मतलब मानते रहे कि हमारे को भी ऐसे ही टकराना पड़ता होगा। क्रांतिकारी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टकराना ही है। क्रांतिकारी का मतलब है कि आपके समाज के जीवन में आमूल चूल बदलाव कैसे आए, उसको, उस मिशन को, उस तरीके को समाज के सामने लाना। तो समाज के जीवन में, लोगों के जीवन में, गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे के जीवन में जमीनी जो बदलाव लाना है, उसके लिए बम पिस्तौल उठाने की, टक्कर मारने की, सरकारों से लड़ने की, उसकी जरूरत तो मैं नहीं मानता आज है। लेकिन जरूरत इस बात की जरूर है कि आज की नौजवान पीढ़ी, हर जाति, हर संप्रदाय, वर्ग की, वो अपने अधिकारों को पहचान ले, अपने कर्तव्यों को भी पहचान ले। एक नौजवान के रूप में मेरा जो कर्तव्य है, यदि मैं सोचता रहूंगा कि नरेंद्र मोदी से टक्कर मार के ही पूरा होगा, मनोहर लाल खट्टर से टक्कर मार के पूरा होगा, तो ये मानसिकता जो है, ये यही मानसिकता 75 साल से हमारे देश को वहीं का वहीं खड़े किए हुए है। सोच के स्तर पे देखिए, फिजिकली हम डेवलप हो गए हैं। हम पहले हमारे रोड पतले पतले रोड होते थे, थोड़े थोड़े 15-15 फुट के, वहाँ दो साधन आसपास में निकला नहीं करते। आज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हो रहे हैं, सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, लेकिन सोच के स्तर पे हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
तो हमारा क्रांतिकारी नौजवान मिशन का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि क्रांतिकारी शब्द की हम परिभाषा लोगों को समझाएं कि इसका मतलब सिर्फ लठ बजाना, नुकसान उठाना, जेड़े काटना, लड़ना नहीं है। इसका मकसद है लोगों के जीवन में आमूल चूल बदलाव कैसे आए, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ना। सर आपने क्रांतिकारी की बात करी, डेफिनेशन क्या है रियल में क्रांतिकारी की सर? देखिए, क्रांति का मतलब है वर्तमान व्यवस्था में जड़ मूल से बदलाव लाना। वर्तमान व्यवस्था के जो पार्ट हैं, एक आर्थिक जो पक्ष है कि आर्थिक जो जीवन है लोगों का, जो आजीविका से जुड़ा एक एक्सपेक्ट है जीवन का, उसमें सबको बराबरी के जो अवसर है वो सुलभ कराना। बराबरी के अवसर सुलभ कराने से मेरा उद्देश्य है कि एक अडानी अंबानी की बात कर लेते हैं, टाटा, किसी भी आप बड़े उसको देख लीजिए कॉरपोरेट को, वो अकेला एक जगह पे बैठा है और उसके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं। जो वो पैसा जनरेट कर रहा है, जो वो चीजें इनकम जनरेट कर रहा है, उसका वो 90 to 95, 99% हिस्सा खुद के उस पे सेंट्रलाइज कर रहा है। उसकी 1% जो कमाई है वो हजारों लोगों में बट रही है और 99% वो अपने पास उसको केंद्रित कर रहा है। तो मेहनत हजारों लोग कर रहे हैं, फायदा चुनिंदा उसका लोग उठा रहे हैं। मैं हैरानी है मेरे को इस बात की कि सबसे बड़ा इस देश में जो जिसपे सबसे ज्यादा बहस और झगड़ा होना चाहिए कि देश के 90% संसाधन देश के 1% लोगों के हाथ में है। इस विषय के ऊपर कभी ना बहस होती, ना युद्ध होता, ना कोई नेता बोलता, ना कभी इस पे आंदोलन होता। सर आपने तो ये अडानी जो की आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष को लोगों के सामने लाना, उसमें जो छिपी हुई चीजें हैं वो लोगों के सामने लाना और लोगों को बराबरी के साधन सुलभ कराना, वो परिवर्तन है, वो क्रांति है। सामाजिक जीवन में अब हजारों साल पहले हमारे यहाँ एक दूसरे से बंटवारे की प्रथा थी। हम कह देते हैं भाई अछूत की थी और सारी चीजें थी। अब आज के दिन यदि वो चीज कहीं बची हुई, यदि किसी व्यक्ति के मन में, आप सभी जानते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ पता नहीं होता, किसके माथे पे लिखा नहीं होता वो जाट है, गुज्जर है, दलित है, बनिया है, ब्राह्मण है, क्या है। उसके बाद भी आज तक ये जातिवादी मानसिकता लोगों के भीतर क्यों जिंदा है? आज भी कोई अपने आप को अपने आप ही छोटा मानता है, कोई अपने आप को अपने आप ही बड़ा मानता है। तो ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आना चाहिए था, सामाजिक परिवर्तन जो लाया जाना चाहिए था, हमारे जो नेता हैं, सो कॉल्ड नेता हैं जो समाज के, वो लाया नहीं गया है। तीसरा, राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि अर्थनीति और समाज नीति और राजनीति से ही आजकल चल रही है। जो राजनीति का हमारा पार्ट है, जो सरकार वाला पार्ट है, उसमें क्या हमारे देश के जो परिवर्तनशील जो सोच के नौजवान हैं, उनका हक नहीं है, उनका जिम्मा नहीं है, उनको एक अवसर मिलना चाहिए। अडानी का बेटा अपना रोजगार संभालेगा, अपना हुड्डा साहब का बेटा अपनी राजनीति राजा का संभालेगा, बेटा राजा। राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, वित्त मंत्री का बेटा वित्त मंत्री। ये जो परंपरा चल रही है ना राजनीति में, अब इसको क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? अगर यही राजनीति थी और यही आजादी थी तो 15 अगस्त 1947 से पहले भी ठीक थे। अंग्रेज इसको डिप्यूट कर दिया करते, ठीक है, चल जाया करता काम। रियासतों में बाप का बेटा अपना राजा बन जाया करता। आज यदि लोगों की सोच में इतना भी परिवर्तन नहीं आया है कि ठीक है इसके बाप ने अच्छा काम कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बेटे को मैं अवसर क्यों दूं उसके पिता के उसके नाम पे? तो ये जो परंपरा है राजनीति में, बदले जाने की जरूरत है और इसी को हम क्रांति कहते हैं। जड़मूल से चीजों को बदलना, जो गलत है उसको ठीक करना, यही क्रांति। सर नौजवान साथी की आपने बात करी, अभी अभी एक जो था मूवमेंट थी वो हमारे नौजवान साथियों के द्वारा सरकार के खिलाफ चलाई गई। अ, इसमें आर्मी में 4 साल का कर दिया गया सर, और 45 का आंकड़ा है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत नहीं हूँ, 45 लड़कों ने आत्मदाह कर लिया डिप्रेशन में आके। और मैं उस टाइम रोहतक में था सर, तो वहाँ पे पीजी में मैंने बच्चों के देखे हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं आर्मी में लगने के लिए, इतना पैशनेटेड होते हैं वो, और इतना हार्ड वर्क करते हैं। और जैसे ही ये फैसला आया, और जो एक लड़का था वो हमारी पीजी में रहता था सर वो, और वो अगले दिन पर सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली सर। और जब इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट किया तो स्टूडेंट को ही गलत बताया गया सर। देखिए, जब चुनिंदा से लोग देश के भविष्य का फैसले करने लग जाएं और चुनिंदा से लोगों के दिमाग में एक विचारधारा या एक तरीका सेट हो जाए, तो ये मान के चलिए देश लंबा चौड़ा नहीं चलने वाला। जैसे हिटलर का राज था, हिटलर के दिमाग में कोई थ्योरी थी कि मैं इस तरीके से जर्मनी को मैं सुपर पावर बनाऊंगा, इस तरीके से मैं दुनिया को काबू में कर लूंगा। उसके साथ 20-30 और जो उसके साइकोफेंट, जो उसके वो थे उकारे भरने वाले, उनके दिमाग में थी कि भाई जैसा है करने दो। आज की जो वर्तमान जो ये पॉलिटी है, सरकार है वर्तमान जो भाजपा की, इसकी विचारधारा पे चुनिंदा से लोगों का कब्जा हो गया है। मतलब यदि आप ये कहना चाहते हैं कि हिटलर टाइप?
हिटलर टाइप मामला हो गया है बीजेपी में। वो फैसला जो ये लिया गया है अग्निवीर वाला, ये स्पष्ट है एक आम जो, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, उनको पता है कि देश के लिए जान कुर्बान करने का जब समय आता है तो एक निश्चिंतता होती है मन में फौजी के कि मेरे परिवार को देश संभालेगा। अब जो 4 साल के फौज में भर्ती होकर जा रहा है, कल को पाकिस्तान चीन से लड़ाई छिड़ेगी, जो कि रोज होती है कि भी चीन के साथ वार अलग होगी, पाकिस्तान से अलग होगी। अभी जस्ट हुआ था सर। अभी जो हाँ। चल रहा था वो बड़े लेवल पे होने की संभावना है। चाइना जो है वो काफ़ी चारों ओर से घेर लिया है उसको अमेरिका ने अलग-अलग तरीकों से, तो वो चाइना उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भारत के साथ छिड़ सकता है लड़ाई। तो ये जो लड़ाई जब छिड़ेगी, तो क्या जो 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती हुआ है, पहले तो क्या इतना वो सक्षम होगा? 4 साल में तो मैं बताता हूँ भाई, ट्रेनिंग ही होती है जवान की। उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर एडवांस होती है, फिर कमांडो होती है, फिर उसकी टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आगे एडवांस उसको सिखाया जाता है चीज़ों को। तो 4 साल तो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। फिर भी आप 4 साल उसको 2-3 साल ट्रेनिंग करा के आप लड़ाई में झोंक दोगे। जिसको ये पता है मैं 6 महीने बाद वापस जाने वाला हूँ, 6 महीने बाद मेरे को घर में जाके अलग कोई अपने रोज़गार का प्रबंध करना है। क्या वो मानसिकता होगी कि वो गोली का सामना कर पाए, उतनी 4 साल तो मजबूती से सर कर वो पाए? इसी में रह लेगा, वो देश की सेवा करेगा या वो मेंटली तो डिस्टर्ब ही रहेगा, भाई मेरे को अभी ये करना, वो करना, 6 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट है और उसके बाद फिर मुझे अपना भविष्य आगे भी देखना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम यदि चाहते हैं कि देश में एक नौजवानों का ऐसा तबका खड़ा हो जो देश की सोचे, तो हमारे को तो उनकी सोचनी होगी ना। हम कहते हैं अग्निवीर लेके आएँगे जो देश की सोचे, बढ़िया बात है। लेकिन क्या देश का फर्ज़ नहीं बनता फिर उनकी सोचे? आप उनको मरने के लिए भेज रहे हो बॉर्डर पे, मरने के लिए फ़ौज में भर्ती कर रहे हो, आपका भी तो ज़िम्मा बनता है। आपको तो चुना इसीलिए गया है ना, पूरे देश की सोचोगे। और जो देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की सोचें और आप उनको ज़िम्मेदार मानते हो कि देश की सुरक्षा करेंगे, उनके प्रति आप इतने ज़्यादा आपके मन में ये कैसे हो सकता है कि 4 साल बाद इनकी छुट्टी कर देंगे? देशभक्ति की भावना है, प्रबल है। आवश्यकता पड़ने पर इस देश का हर नौजवान देश के लिए कुर्बानी दे सकता है। लेकिन क्या बदले में देश को उनके हित के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या एक व्यक्ति जो हरी वर्दी में देश की सीमा पे खड़ा होके इस इंतज़ार में है कि मैं देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कब करूँ? तो बदले में क्या देश को इतना भी नहीं सोचना चाहिए इस सरकार को कि उसके कम से कम भविष्य की चिंता देश करे? तो ये जो अग्निवीर वाली योजना थी, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सरकार में जो कुछ लोग ताकतवर ज़्यादा हो गए हैं, हिटलर की तरह, जिन्होंने इस पार्टी पे भी मैं समझता हूँ इसके विचार पे भी कब्जा कर लिया है, क्योंकि भाजपा जो थी वो एक हम कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी थी। तो इस राज में तो मैं ऐसा मानता ही नहीं था कि इस तरह कोई गलत कदम उठाया जाएगा। इसके परिणाम आप देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में ये एक वो कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर एक हाथी की और चींटी की लड़ाई थी। शुरू में जब शुरू हुई तो ये हमारे जैसे या कोई जो मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे थे कि 3-4 दिन लगेंगे, यूक्रेन के घुटने टिका देंगे हुँ, हुँ। रशिया वाले। बड़े लेवल पे रशिया के पास हथियार हैं, ताकत है, सारी चीज़ें हैं, फ़ौज बड़ी है। लेकिन भाई साहब आज 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। फरवरी 14 या 20 को शुरू हुई थी, आज 10 से ज़्यादा हो चुके हैं और स्टेलमेट है, बराबर पे खड़े हैं दोनों। हाँ सर। और रशिया के अंदर घुस के यूक्रेन हमले करने शुरू कर चुका है, मिसाइलों से, ड्रोन से। कारण क्या है कि रशिया के सारे conscripts थे, भाड़े पे भर्ती किए हुए सैनिक थे। कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल। और यूक्रेन के लोग ये सोच के वो लड़ रहे थे कि हमारे लिए मरने-जीने की बात है। उनको ये दिमाग में था कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। तो जो कॉन्स्क्रिप्ट थे, भाड़े के थे या हमारे जिनको अग्निवीर कह के हम ये चाहते हैं कि कोई ग्लोरी फ़ील कराएँ, को जोश दें, तो वो अग्निवीर ही समझ लो उनको। तो वो सारे लड़ाई के मैदान से बहुत सारे भागे भी हैं, बहुत सारों ने सरेंडर भी करे हैं और बहुत बड़े लेवल पे अपने हथियारों समेत उन्होंने सरेंडर करे हैं। रशिया के जो बड़े-बड़े वेपन सिस्टम थे, जो टेक्नोलॉजी के बड़े-बड़े लेवल के जो थे, वो सरेंडर करके उनको दे दिया उन्होंने। तो ये तो एक ये मान के चलो कि भाजपा का मैं समझता हूँ कि बहुत गलत स्टेप है और चुनिंदा लोगों के हाथ में सारी ताकत फैसला लेने की होने के कारण ये हुआ है। वरना भाजपा में भी ऐसे समझदार लोग बैठे हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि योजना सरकार के या समाज के या देश के हित की।